मॉर्निंग स्टूडेंट। सो रोटेशन 11th क्लास का टॉपिक है मेडिकल के लिए। आईटी मेन, आईटी एडवांस और बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है और बहुत सारा क्वेश्चन आपको मेडिकल में, आपका आईटी मेन में, बोर्ड एग्जाम के लिए और एडवांस में पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी बहुत क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन अगर आप आईटी मेन और पीएमटी आईटी एडवांस को मिलाए तो 50+ क्वेश्चन पूछा हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पहले डिफाइन करेंगे। यूनिट है, डायमेंशंस है, दो थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो डिस्कस करेंगे। एंड फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक रॉड, रॉड के लिए पढ़ना है, रिंग के लिए पढ़ना है, डिस्क के लिए पढ़ना है, सिलेंडर के लिए पढ़ना है, आपको सॉलिड स्फीयर के लिए पढ़ना है, हॉलो स्फीयर के लिए पढ़ना है, कोन के लिए पढ़ना है, क्यूब के लिए पढ़ना है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैथ यूज होगा, ठीक है। मेडिकल स्टूडेंट है तो आपको बहुत टफ नहीं क्वेश्चन आता है, सिंपल ही क्वेश्चन रहता है। और जहाँ मैथ होगा वहाँ आप रिजल्ट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट डायमेंशन। सो नंबर 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट पॉइंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं। नंबर 1 ये है और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए और यहाँ से इसका डिस्टेंस है r, ऑब्जेक्ट का मास m है और इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रोटेट करना है, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यह है एक्सिस ऑफ रोटेशन और यहाँ से जस्ट ब्लॉक जिसका मास m है और रोटेट कर रहा है, ब्लॉक का मास m है और द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन m। mass of block r, distance of block from axis of rotation तो डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सो आई जो है उसको शॉर्ट में MOI बोलते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये सिंपल, सबसे सिंपल जो ये फिगर है उस फिगर के अकॉर्डिंग MR स्क्वायर। सो मास और डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर करना है। तो ये हो गया। बाकी आप इसका यूनिट बना लीजिए, डायमेंशन बना लीजिए। सेकंड पॉइंट, सो MR स्क्वायर यूनिट, सो मास में हो गया किलोग्राम और R मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। डायमेंशन कर लीजिए। मास का डायमेंशन हो गया M और R स्क्वायर L स्क्वायर हो गया। सो यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, वेक्टर। वेक्टर जब टॉपिक में आएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर हम लोग डिस्कस किए थे वेक्टर में, आप देख लीजिए। सो आई, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये जैसा हम लोग पढ़े थे, एक वेक्टर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन रूल फॉलो करे। दूसरा होता है स्केलर, होता है जिसमें मैग्नीट्यूड हो और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करे। और एक थर्ड था टेंसर। तो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, ये है टेंसर।
सो वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी, और यहाँ पे वेक्टर स्केलर और टेंसर। टेंसर में इसमें होता है कि इसका मैग्नीट्यूड होता है, डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो इसका मैग्नीट्यूड वेरी करते रहता है। सो मैग्नीट्यूड डिपेंड on the axis of rotation. सो मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। जैसे कि आपको सिंपल, अगर हम लोग रॉड के बारे में भी बात करें, देखिए ये है यूनिफॉर्म रॉड, ये यूनिफॉर्म रॉड एम रॉड का मास है ऐसे, और यहां से अगर आप रोटेट कर रहे हैं, जैसे रॉड को अगर इसके सेंटर ऑफ मास से रोटेट करना है और एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया, जैसे सेंटर ऑफ मास है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL² होता है। ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास जो हुआ वहां से रोटेट करेंगे और रॉड के परपेंडिकुलर एक्सिस है तो mL² होता है। जबकि अगर रॉड को अगर यहाँ से रोटेट करेंगे, अगर आप एक किनारे से ऐसे रोटेट कर रहे हैं रॉड को, तो यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL² होता है। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। अगर आपने एक्सिस यहाँ से यहाँ एक्सिस चेंज कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड है, बट वो मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो ये एक्सिस अलग है, यहाँ से एक्सिस अलग है, दोनों आई कभी भी I0 के बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, तो डिफिनेशन हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, वेक्टर टॉपिक में आ गए। और अब हम लोग को अगर ढेर सारा मास हो उस केस में तो यह है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और यहाँ से डिस्टेंस है r ऐसे। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr²। ये 2-3 मास हो, 10 मास हो तो उस केस में यह है एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहाँ से मान लीजिए एक मास है m1, डिस्टेंस है r1, दूसरा मास है m2, डिस्टेंस है इसका r2, थर्ड मास है m3, डिस्टेंस है r3, फोर्थ मास है m4, डिस्टेंस है r4। अगर बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे मास हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 r2 r3 r4 लिखा रहता है पेपर में, तो इस केस में इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम तो m1 r1² प्लस m2 और r2² प्लस m3 और r3² प्लस m4 r4², ऐसे। तो आप लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन ऑफ mr², m और r² का समेशन है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो, जैसे ये तो यूनिफॉर्म है, मास दिख रहा है यहाँ पे, तो कभी कभी मैथ भी लेना पड़ता है हम लोग को, मैथ में इंटीग्रेट करना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम है और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया और मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। तो हम लोग को क्या करना है कि उसमें से एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, जैसे इंटीग्रेट करना होगा हम लोग को, इसमें से एक छोटा सा सेक्शन ले लीजिएगा, ऐसे छोटा सा सेक्शन,
ये छोटा सा सेक्शन ले लेंगे रेड वाला, जिसका मास लिखेंगे dm, और यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस ले लेंगे x डिस्टेंस पे ले लेंगे s, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब लिखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एक छोटा सा सेक्शन dm, उसका मास है dm, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस है x, तो x स्क्वायर हो गया, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो कई क्वेश्चन आएगा कि जो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसमें आपको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, हर टाइप का केस हम लोग पढ़ेंगे आपको। तो ये हो गया आपका। और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक रेडियस ऑफ जायरेशन भी पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए यही सिस्टम ले लीजिए ना, मान लीजिए 2 मास यहाँ मैंने ले लिया, ऐसे कर लिया, 2 3 4 कुछ भी आप ले सकते हैं, ऐसे। तो यहाँ पे इस एक्सिस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आप जानते हैं, मान लीजिए 2 मास ही हैं तो m1 और r1 स्क्वायर और प्लस m2 और ये है r2 का स्क्वायर, ऐसे, ये ऐसे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह आप लिख सकते हैं, आई की जगह एम के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एम का मतलब टोटल मास, एम के स्क्वायर। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे एम, एम का मतलब हुआ m1 प्लस, या एम कर लीजिए एम के स्क्वायर, तो ये है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 और r2 स्क्वायर, ऐसे। m का मतलब टोटल मास हुआ, m का मतलब टोटल मास जो है m1 प्लस m2, ऐसे ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपका k यहां से लिख सकते हैं, और k का मतलब हुआ अंडर रूट हुआ m1 स्क्वायर r1 स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर और डिवाइड बाई m, ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, ऐसे। के को हम लोग बोलते हैं के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन, के जो है आपका रेडियस ऑफ जायरेशन, ऐसे। तो कई क्वेश्चन में आता है कि आप रेडियस ऑफ जायरेशन बताइए, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिएगा, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह एम के स्क्वायर डाल दीजिएगा और वहां से के कैलकुलेट करिएगा, तो के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। ये रिजल्ट होगा। ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फंडामेंटल जो डिफिनीशन हुआ, यूनिट हुआ, डायमेंशन हुआ, टेंसर क्वांटिटी है, और उसके बाद कैसे अगर सिंगल सिस्टम हो, 3 4 सिस्टम हो और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो उस केस में, और रेडियस ऑफ जायरेशन। बाकी 2 थ्योरम आपको पढ़ना है, द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एकदम आसान है। उसके हेल्प से ही हम लोग सारे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। सो नेक्स्ट द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखिए आपका, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेन लेमिना। प्लेन लेमिना का मतलब प्लेन ऑब्जेक्ट लाइक रिंग, डिस्क, सीट के लिए होता है। बट ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये कहीं भी लगता है, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट है, 1D ऑब्जेक्ट है, लीनियर है, 2D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है, हर टाइप के ऑब्जेक्ट में ये लग जाता है। तो आप लिख लीजिए क्या है ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मैं डिस्कस कर देता हूं। नंबर 1, छोटा छोटा पॉइंट कि अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब 1D या 2D प्लेन हो या 3D ऑब्जेक्ट, तो हर टाइप के ऑब्जेक्ट्स में ये अप्लीकेबल है। लीनियर हो, रिंग हो, डिस्क हो, या सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, कोन हो, हर एक में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाता है। चलिए नेक्स्ट।
आप सबसे पहले यहाँ प्लान करेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, और ये है इसका सेंटर ऑफ मास। ऐसे कर लीजिएगा, ओ जो है वो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट का ये सेंटर ऑफ मास है, शॉर्ट में सेंटर ऑफ मास ये भी कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और यहां से जो एक्सिस पास कर रहा है, ये एक्सिस पास कर रहा है, वो एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कर लीजिए आई नॉट। आई नॉट कर लीजिए। आई नॉट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। सो एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो एक्सिस है उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक एक्सिस है, मान लीजिए ये एक्सिस है ए बी, ये एक्सिस है ए और बी, ये एक्सिस है ए बी है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस ये है एक्सिस जो है वो डिस्टेंस यहाँ से डी है, ये डिस्टेंस डी है आपका। मान लीजिए सेंटर मास ऑफ एक्सिस जो है उसको मैं लिख ले रहा हूँ एम एन, ये है एम और एन, ये एम एन है, ठीक है। तो एक्सिस ए बी पैरेलल होना चाहिए, एम एन सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस है उसके पैरेलल होना चाहिए। तो ए बी एक्सिस parallel to line MN, और D पैरेलल डिस्टेंस, ये है पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन लाइन AB एंड MN, AB एंड MN। सो AB और MN लाइन के बीच में पैरेलल डिस्टेंस है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखिए ये कहलाता है कि अगर आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट और प्लस एम डी स्क्वायर, ये मास ऑफ द लेमिना, पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन ए बी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और m, और दोनों के बीच में पैरेलल डिस्टेंस है। ये है छोटा सा रिजल्ट फिगर आप बनाएंगे, और यही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगी, ठीक है। तो काफी यूज करेंगे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए। एक कोई भी ऑब्जेक्ट 1D 2D 3D कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, मास है ऑब्जेक्ट का और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट है, तो उस सेंटर ऑफ मास एक्सिस के पैरेलल लेफ्ट साइड राइट साइड कोई भी एक्सिस लेंगे, उनके बीच में डिस्टेंस डी पता रहना चाहिए। तो आपका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया आई नॉट प्लस एम डी स्क्वायर। ये नेक्स्ट, तो ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और आप काफ़ी यूज करेंगे। तो आप फिर से यहाँ समझिए कि ये है आपका एनी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास है m, ऐसे। तो हम लोग ने डिस्कस किया कि ये इसका सेंटर ऑफ मास, ये जो है सेंटर ऑफ मास है, ये है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो एक्सिस जा रहा है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट रहेगा, और कोई भी एक्सिस जो इस सेंटर ऑफ मास एक्सिस के पैरेलल है और यहाँ से इनके बीच में डिस्टेंस d है, और अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो हो जाएगा आई नॉट और प्लस एम और डी स्क्वायर। ये छोटा सा रूल है जिसको हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ऐसा ये हो गया।
मतलब आप कोई भी एक्सिस से अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं, जैसे आपका पैरेलल एक्सिस से देख रहे हैं आई इज इक्वल टू जो है वो आई नॉट और प्लस एम और डी स्क्वायर, ऐसे ये है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अगर हमें आई मिनिमम चाहिए, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम, अगर हमें मिनिमम निकालना हो, तो मिनिमम निकालने के लिए ये देखिए आई नॉट और प्लस और एम, अगर डिस्टेंस मिनिमम, अगर ये डिस्टेंस जो है डिस्टेंस मिनिमम लेना हो तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो कर सकते हैं। तो ये है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मिनिमम कर लेंगे और मिनिमम डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे। मतलब अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मिनिमम चाहिए तो ये है आई नॉट और प्लस एम और ये जीरो कर लेंगे, जीरो ऐसे। तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये साइंस का रिजल्ट हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। तो ये रिजल्ट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे आपका रॉड हो, रिंग हो, डिस्क हो, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कोन, सिलेंडर, किसी के लिए भी मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। सो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होगा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा। और आता भी है पेपर में, मान लीजिए कि आप जैसे ये आप जानते हैं, ऐसे आपने ये पढ़ा कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में ये है सेंटर ऑफ मास, यहाँ से है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस ऐसे पास कर रहा है और यहाँ से जो एक पैरेलल एक्सिस है और यहाँ से इसका डिस्टेंस है डी, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया वो हो गया आई नॉट और प्लस और एम और डी स्क्वायर, ऐसा आई नॉट प्लस एम डी स्क्वायर। यहाँ इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हुआ वो है आई नॉट, ये है आई नॉट हुआ, ऐसा ये। तो पूछा जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट हो, तो आप बताएंगे कि ये जो है सेंटर ऑफ मास है, इसका कहीं भी मैंने यहाँ सेंटर ऑफ मास ले लिया और यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है आई नॉट। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये इसके पैरेलल एक्सिस है, यहाँ है आई वन, ये दूसरा पैरेलल एक्सिस है आई टू है, तीसरा पैरेलल एक्सिस है आई थ्री है, ऐसे। तो अगर मुझे ये चारों एक्सिस में अगर ऑर्डर चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे कम मिनिमम, आपको मैंने बताया कि ये वाला सेंटर ऑफ मास से जो होता है मिनिमम हुआ, और जैसे जैसे दूर जाएंगे, देखिए ये मिनिमम हुआ और एम डी स्क्वायर, डिस्टेंस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ते जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई थ्री, फिर हो गया आई टू, आई वन और आई नॉट। ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप रिलेट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका कम किसका ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट में जैसे आपको मान लीजिए अगर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट हो, इस टाइप का ऑब्जेक्ट मैंने दे दिया, वेट करिए, आता है ऐसे क्वेश्चन, ये है ऑब्जेक्ट और इसका डिस्टेंस है टू ए, ऐसा ये, और ये भी डिस्टेंस है टू ए, स्क्वायर है, और ये भी डिस्टेंस ए है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो वो सेमी सर्कुलर सेक्शन है, ये ए है, ये सब सारा डिस्टेंस भी ए है, ये भी डिस्टेंस हो गया ए हो गया, ऐसा हो गया, और ये है सेंटर ऑफ मास, ऐसे। और सेंटर ऑफ मास हो गया, ये एकदम बीच में हो गया सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे लिखा हुआ है कि मान लीजिए इसके अबाउट ये है आई नॉट,
तो आई नॉट जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 0.8, 0.8 हो गया, और एम ए स्क्वायर, एम हुआ और ए स्क्वायर हुआ ऐसे। देन अगर ये दिया हुआ है तो मुझे इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, आई चाहिए, ये निकालना। बताइए कितना आसान है, देखिए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मतलब ये दोनों एक्सिस जो है, रेड कलर का और ग्रीन कलर का एक्सिस जो है वो पैरेलल है, तो हम लोग यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये होगा आई इज इक्वल टू आई नॉट और प्लस और एम और डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप ये डिस्टेंस देख लीजिए, ये ठीक है, ये है 2a है, और ये वाला डिस्टेंस जो हुआ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो हो गया हाफ, हाफ लीजिएगा तो ये a है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी है a है। तो इन दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस हुआ, यहाँ पे डिस्टेंस हुआ 2a। चेक करेंगे ये वाला a, क्योंकि ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का सेंटर, स्क्वायर का साइड है 2a है, तो सेंटर से साइड का डिस्टेंस जो हुआ वो a, और ये सेमी सर्कुलर सेक्शन है जिसका रेडियस a, तो ये वाला a हो जाएगा। ठीक है, तो 2a हो गया। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ग्रीन कलर का जो चाहिए था आई, तो आई नॉट सेंटर ऑफ मास 0.8 एम ए स्क्वायर और प्लस एम, और डिस्टेंस है 2a का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर, 4.8 एम ए स्क्वायर, ये है आंसर। ये ऐसा और भी बहुत सारा रॉड का, डिस्क का, रिंग का, सबके लिए आएगा, तो थोड़ा सा बस केवल आप रिलेट करना सीखिए। जैसे आपको मान लीजिए मेरे पास है रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, यह है यूनिफॉर्म रॉड, मास m है, लेंथ l, तो यूनिफॉर्म रॉड है, मास m और लेंथ l। ठीक, यह है इसका सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास है, ऐसे रोटेट करेंगे। ठीक है, तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट जो है रॉड का वो है एम एल स्क्वायर बाई 12। ये मैं सिखा दूंगा, कैलकुलेट करना बता दूंगा, बड़ा आसान है जी, है हम लोग डिस्कस करेंगे रॉड के लिए। अब आप बताएंगे मुझे कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और इस एक्सिस के लिए के चाहिए, के भी चाहिए, के भी पूछ देता है कई बार कि के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ चारेस। सो रेडियस ऑफ जायरेशन पूछ देता है। बनेगी आपका कॉन्सेप्ट तो वही है, पैरेलल, ये एक्सिस रेड कलर ग्रीन कलर एक्सिस से पैरेलल है, और यहाँ से यहाँ अगर डिस्टेंस पूरा एल है, सेंटर ऑफ मास है, तो श्योर ये डिस्टेंस l/2 होगा, l/2 ऐसे। बाकी सॉल्व कर लीजिए। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये आई नॉट जो हुआ वो है आई नॉट एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम, डिस्टेंस जो है वो l/2, एल स्क्वायर बाई 4। सॉल्व कर लीजिएगा, 3 और 3, 3 3 कैंसिल हो गया, 4 और 3 एम एल स्क्वायर बाई 3, तो आंसर था एम एल स्क्वायर बाई 3 ऐसा। और रेडियस ऑफ जायरेशन पूछता है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए आपको मैंने बताया था आई के जगह सिर्फ आपको लिखना है एम के स्क्वायर। एम और एम कैंसिल कर देंगे, तो रेडियस ऑफ जायरेशन जो हो गया वो के एल बाई √3, ये हो गया ऐसे। कोई भी ऐसा किसी भी एक्सिस के लिए आप बना सकते हैं। मान लीजिए यूनिफॉर्म रॉड हो, और यहाँ से आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि ये किनारे के लिए मैं पूछूं, कोई भी डिस्टेंस पे
किसी भी डिस्टेंस पे, मान लीजिए पूछा गया कि यहाँ से L/4 डिस्टेंस पे, यहाँ सेंटर से L/4 डिस्टेंस पे, सेंटर से L/4 डिस्टेंस पे, और ये मुझे चाहिए। यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, बताइए, L/4 डिस्टेंस पे, ठीक है। और के भी चाहिए, रेडियस ऑफ gyration भी चाहिए, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम रहेगा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसका पढ़ा हुआ है, और ये आपका डिस्टेंस है m, और यहाँ पे L/4 ये है डिस्टेंस, तो L/4 का स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए। ऐसे mL²/16, तो लेफ्ट साइड हुआ I, और यहाँ हुआ mL²/4 कर लीजिएगा, और ये हो गया 1/3 प्लस 1/4 ऐसे। सो 4 + 3 7, और mL², और ये 48 ऐसे। तो ये हो गया आपका I, और आपको अगर रेडियस ऑफ gyration चाहिए तो I की जगह m² कर लीजिएगा। सो के जो रेडियस ऑफ gyration चाहिए, तो यहाँ पे आपको m कट जाएगा, और L√7 148, तो 16, और 3 16, तो 4√3 हो गया। अभी बहुत सारा एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे हम लोग, रिंग और सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हर जगह आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना ही है आपको। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, so perpendicular axis theorem, first point, perpendicular axis theorem applicable only for plane objects, 2D object, 3D के लिए नहीं लगता है, जैसे सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कोन, उसमें नहीं लगेगा। तो नंबर 1, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम applicable only for plane lamina, प्लेन लैमिना, लैमिना का मतलब सीट हुआ, प्लेन सीट लैमिना, और प्लेन सीट और प्लेन ऑब्जेक्ट, प्लेन ऑब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें प्लेन ऑब्जेक्ट्स में आपका रिंग, डिस्क, ये सब आ जाएगा आपका। तो 3D में नहीं लगाना है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी ऐसे प्लेन ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ये है प्लेन लैमिना, ऐसे, ये आप मान लीजिए कि इसका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया ऐसे, और वाई एक्सिस ऐसे कर लीजिए, वाई एक्सिस ये हो गया, और जेड एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन से परपेंडिकुलर, ये है, आप जेड एक्सिस कर लीजिए ऐसे, ये जेड एक्सिस हो गया, ये सेंटर हो गया, और ये है जेड एक्सिस ऐसे, ये। तो प्लेन लेमिना है, और एक्स वाई एक्सिस लाइज इन द प्लेन ऑफ लेमिना, और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर हो गया आपका, ठीक है। और कोई भी पॉइंट है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मास m है, और यहाँ से डिस्टेंस इसका r है
ऐसे आर डिस्टेंस है ऐसे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहलाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड मस्ट बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मैं प्रूफ कर देता हूँ, बड़ा आसान सा है। तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो परपेंडिकुलर जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लेमिना। जेड देख रहे हैं, जेड क्या है, जेड एक्सिस, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लेमिना। सो लेमिना के प्लेन में परपेंडिकुलर है एक्सिस। तो आई जेड इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो आई एक्स प्लस आई वाई दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, सो ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मैं प्रूफ कर देता हूँ, आसान है, एकदम सिंपल है, और इसको भी काफी यूज करेंगे हम लोग। आप स्टेटमेंट चाहिए लिख सकते हैं, तो सिंपल सा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द सम of moment of inertia about two mutually perpendicular axes axis in plane of lamina तो द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स प्लस आई वाई अबाउट, ये आई एक्स आई वाई क्या है, अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स प्लस आई वाई about two mutually perpendicular axes lies in the plane of lamina, x y axis lies in the plane of lamina, is equal to the moment of inertia about an axis perpendicular to plane of lamina to the plane of lamina। So about an axis जो ix plus iy is equal to iz equal to the moment of inertia about an axis perpendicular to plane of lamina and passes through the point of intersection of ix and iy and passes through, ये दोनों का point of intersection सेम होना चाहिए, perpendicular होना चाहिए iz and passes through the point of intersection through the point of intersection of two axes lies in plane of lamina। ये देखो, तो ये अब मैं प्रूफ कर देता हूं। तो ये स्टेटमेंट तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की आई जेड मस्ट बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई ऐसे। ठीक है, मैं प्रूफ कर देता हूं। वैसे ही ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ये है प्लेन लेमिना, ऐसे।
और दो एक्सिस है उसके प्लेन में, एक्स एक्सिस उसके प्लेन में है, ये है एक्स एक्सिस प्लेन, और वाई एक्सिस भी उसके प्लेन में है। ये दोनों एक्सिस प्लेन में है, और ये जो परपेंडिकुलर, नाउ जेड एक्सिस ऐसे, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लेमिना। ठीक है, नेक्स्ट। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और हम लोग प्लान करना है ऐसे, इसका जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट जो हो गया उसका कोऑर्डिनेट अगर करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, और यहाँ से डिस्टेंस मान लीजिए इसका आर है ऐसे। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट का मतलब समझ रहे हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ ये यहाँ से सेंटर से इसका ये डिस्टेंस एक्स हो गया, और सेंटर से ये वाला डिस्टेंस जो हो गया वो हुआ वाई, ऐसे अलोंग द वाई एक्सिस ये डिस्टेंस वाई हो गया सेंटर से। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके देखिए, तो अलग अलग करके देखिए, जैसे अलग अलग का मतलब मैं एक्स एक्सिस से अगर मैं ऐसे प्लानिंग करूं कि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ये एक्स एक्सिस से यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का मास है m, ये ऑब्जेक्ट का मास हुआ m, और एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस y है, चेक कर लीजिए, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस y हुआ। अगर एक्स एक्सिस से इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो डिस्टेंस y है। तो इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस वो हो जाएगा m और y स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस m y स्क्वायर ऐसा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग y एक्सिस को फॉलो करें, अगर y एक्सिस ये है, y एक्सिस को देखेंगे, अगर आप y एक्सिस को देखें तो यहां से y एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस अगर y एक्सिस है तो इसका डिस्टेंस ये x हो जाएगा। y एक्सिस से अगर आप डिस्टेंस काउंट करेंगे तो ये x कोऑर्डिनेट का मतलब यहां से इसका डिस्टेंस जो हो जाएगा वो x हो जाएगा, और इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस निकालेंगे तो इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, तो ये हो गया m और x स्क्वायर ऐसा हो गया। अब देखिए फाइनली हमें जेड एक्सिस से निकालना है, जेड एक्सिस से चेक करिए ऐसे, यह है एक्सिस जेड एक्सिस ऐसे, मान लीजिए ये प्लेन है और प्लेन में ये है जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो, और यहां से इसका डिस्टेंस लेंगे ये डिस्टेंस m का, तो ये डिस्टेंस जो है वो r है, r डिस्टेंस r ऐसे, ये डिस्टेंस r है। ठीक है, तो यहाँ आई और जेड अगर निकालेंगे तो आई जेड एक्सिस देखिए, यहाँ जेड एक्सिस है और जेड एक्सिस से ये ब्लू वाला डिस्टेंस है आर, तो ये हुआ m r स्क्वायर। और सिंपल मैथ ये जानते हैं कि यहाँ एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये पढ़ा हुआ आपको, आप ये तो 3D है, आपको ये समझना है आपको कि ये 90 डिग्री है, x और y परपेंडिकुलर है। तो अगर आप r स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर देखेंगे ध्यान से, तो r स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ से r अगर निकालिएगा तो r अंडर रूट आएगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर आएगा ऐसे, ये r का वैल्यू हुआ। तो इस तरह आई जेड निकालेंगे तो यहाँ हुआ m और एक्स स्क्वायर प्लस m और y स्क्वायर ऐसे, तो m एक्स स्क्वायर ये है आई वाई और m वाई स्क्वायर आई एक्स हुआ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जो हो गया वो है आई एक्स प्लस आई वाई ऐसा, ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये जो हम लोग ने लिखा था उसको आप प्रूव कर सकते हैं, एकदम आसान है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये होगा। नेक्स्ट, फोर्थ, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते समय थोड़ा सा आप चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया,
ऐसा लिखते हैं। ये रिंग है, आप रिंग ऐसे यूज कर रहे हैं, रिंग। तो रिंग देखेंगे आप, देखिए रिंग को आप चेक करिए। तो रिंग जो है वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ये है सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो ऐसे। और जब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हुआ तो ये थोड़ा सा आप जानेंगे, ध्यान रखेंगे कि ये जो इसका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस ऐसे, और ये है सेंटर जो हुआ, तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए आई एक्स आई वाई बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर है, सिमेट्रिसिटी है। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए आई एक्स मस्ट बी इक्वल टू आई वाई, ये आपको ध्यान रखना है कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपको जेड एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, तो आप जानते हैं कि जेड एक्सिस ऐसे जेड एक्सिस होगा जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो जो थ्योरम है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स और प्लस आई वाई, तो इस क्वेश्चन में सिमेट्रिकल है, तो आई वाई की जगह आई एक्स आप रख सकते हैं। तो आई जेड आई एक्स प्लस आई एक्स, सो आई जेड टू आई एक्स या आई जेड टू आई वाई, ऐसे इस तरह आप लिख सकते हैं ऐसे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते समय थोड़ा सा ये सिमेट्रिसिटी भी देखना होता है, जैसे स्क्वायर हो गया, रिंग है, डिस्क है, ये सब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो गए। मान लीजिए स्क्वायर है, ये है स्क्वायर, ये स्क्वायर, तो स्क्वायर भी तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। यहाँ डायमेंशन, ये डायमेंशन ए हो गया और ये भी डायमेंशन ए हो गया ऐसे, तो ये भी तो एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। स्क्वायर भी एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में आई एक्स आई वाई सेम होगा। तो स्क्वायर स्क्वायर एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। सो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में आई एक्स मस्ट बी इक्वल टू आई वाई, आई एक्स और आई वाई बराबर होगा। आई एक्स आई वाई, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये है सेंटर है, और ये है आपका जेड एक्सिस, आई एक्स आई वाई, और ये है जेड एक्सिस, ऐसे जेड एक्सिस है। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बराबर रहेगा। बाकी आपको आई जेड निकालना है, तो ये लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई, और इस तरह आई जेड टू आई एक्स लिख सकते हैं, या आई जेड टू आई वाई लिख सकते हैं ऐसे। ऐसे देखिए, अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया, ऐसे बना दिया, ये डायमेंशन है ए और ये डायमेंशन है बी, ये ए और बी बराबर नहीं है, ठीक है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, ये है अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। सो अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, और इस केस में आई एक्स और आई वाई कभी भी बराबर नहीं होगा। तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल आपको ध्यान रखना है। और इस केस में मान लीजिए ये है सेंटर, तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और ये है सेंटर हो गया, और ये है जेड एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन हुआ, ये है जेड एक्सिस। तो इस केस में आई जेड बनाएंगे तो दोनों जोड़ना होगा ऐसे, ये हो गया। नेक्स्ट, जैसे इस तरह का ऑब्जेक्ट दे दिया मैंने,
ये है 2a है, ये डायमेंशन 2a है, ये भी डायमेंशन 2a है, ये है a, सेमी सर्कुलर सेक्शन है और ये a है। अब बताइए आपका ऐसा सिस्टम, ये जो मैंने दिया है सिस्टम, सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? ऑफ कोर्स सिमेट्रिकल है, हर डायरेक्शन से एकदम बराबर दिख रहा है। तो सिमेट्रिकल के केस में आई एक्स आई वाई बराबर कर लेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये है सेंटर हो गया, और ये है जेड एक्सिस। तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। टू आई एक्स या आई जेड टू आई वाई। तो यह है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। ऐसे देखिए, जैसे सिंपल एक क्वेश्चन था कि आप बताइए कि अगर यही सिस्टम है, सेम सिस्टम है, ये है 2a, ये है डायमेंशन 2a, ये है a, ये है डिस्टेंस a, ये है सेंटर, ये सेंटर ऑफ मास। ठीक है। सो लिखा हुआ था इसमें कि आई ओ, ठीक है। सो ये लिखा हुआ 1.6 ma², और ये लिखा हुआ है एक्सिस, एक्सिस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू प्लेन, टू प्लेन, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन थ्रू सेंटर ऑफ मास, थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास है, तो एक्सिस है जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है थ्रू सेंटर ऑफ मास, और मुझे इसके अबाउट चाहिए। सो ये है एक्सिस लाइज इन प्लेन, एक्सिस लाइज इन प्लेन। तो इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था, एक्सिस लाइज इन प्लेन, प्लेन में। ठीक है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले आप समझिए कि ये है आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और ये है आपका वाई एक्सिस है, और ये एक्सिस है जेड एक्सिस है, ऐसा। ठीक है, जेड एक्सिस। और ये जो लिखा हुआ है कि एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, सो ये जो फिगर है प्लेन ऑब्जेक्ट है, और उसके सेंटर से होते हुए परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब ये प्लेन के परपेंडिकुलर ये। तो जो दिया है वो है आई जेड है, आई जेड हुआ, आई जेड इज इक्वल टू 1.6 और ma², ये लिखा हुआ आई जेड। ठीक है। आप जानते हैं आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, पढ़ा हुआ है कि आई जेड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है आई एक्स प्लस आई वाई, ऐसे ये हम लोग पढ़े हुए हैं। और ये भी जानते हैं कि ये है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ये एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जब रहेगा तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में आई एक्स और आई वाई बराबर हो जाएगा, होगा ना आपका सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए, ऐसा। चलिए हम लोग पुट करते हैं, यहाँ लिखा हुआ आई जेड इज इक्वल टू 1.6 ma²। आई जेड की जगह रख देंगे आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1.6 और ma²। आई वाई की जगह आई एक्स रखेंगे तो 2 ix लिखेंगे, तो 1.6 ma²। तो आई एक्स जो हो गया वो हो गया 0.8 और ma², आई एक्स निकल गया ये। और अब क्या करेंगे, अब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। अब आप जानते हैं कि ये है आई एक्स, ये है आई एक्स हो गया, ये आई एक्स हुआ, और ये एक ग्रीन लाइन जो है वो पैरेलल है, ये जो है इसके अबाउट निकालना है, ये पैरेलल है, एक्सिस इन द प्लेन, और दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर ये ए है तो ये वाला भी ए होगा। ये ए है, 2a का आधा ले लेंगे ए, तो ये डिस्टेंस जो है वो आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2a हो गया, तो हमें आई निकल जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो एक बार परपेंडिकुलर एक बार पैरेलल, ये आईटी एडवांस क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। सो ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम,
अब आप लगा देंगे यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। डी की जगह 2a रखेंगे तो 4a² और 10.8, सो आई जो आ गया ये पुट कर लीजिए, आई का वैल्यू 4.8, 4.8 ma², 4.8 ma² हो गया। ये है, यही था आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो फंडामेंटल जो रिजल्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, यूनिट, डायमेंशन, डिफिनीशन, थोड़ा इंटीग्रेशन कब करना है आपको, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ना है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये हो गया। बाकी अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट। रॉड है, रॉड पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन रॉड के ऊपर आया हुआ है, तो वो डिस्कस करेंगे। फिर रिंग के लिए पढ़ेंगे, डिस्क के लिए पढ़ेंगे, सिलेंडर के लिए रिलेट करेंगे, फिर सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, आपका कोन के लिए पढ़ना है। सो नेक्स्ट क्लास।